अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भाई इस टॉपिक के ऊपर है कि आपने इटली के लिए जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है, बैंक स्टेटमेंट को कैसे मैनेज करना है, स्पॉन्सर आपका कौन हो सकता है और बैंक के जो आपने अपने एफबीआर के जो रिटर्न्स हैं वो कैसे मैनेज करने हैं। वो डिटेल वीडियो इस बात के ऊपर है कि आप अपनी जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो एक मैंने इसके अंदर जो है वो टॉपिक डिस्कस करना है और आपके साथ ए टू जी हर चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर कर देनी है, ताकि जब आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें तो आपको कोई इशू ना हो। क्योंकि आपको पता है कि 2024/25 जो है वो इनकी इनटेक ओपन हो चुकी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन भी हो चुके हैं और मार्च में आने वाला प्री इनरोलमेंट भी स्टार्ट हो जानी है। तो सबकी वीज़ा फाइल्स जो है वो रेडी होने जानी है। तो उसमें सबसे जो मेजर हमारा आपको डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपको पता है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ जो है वो कंफर्म करना चाहूँगा कि देखें, इटली के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो ना रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन करते हैं कि हमारा स्पॉन्सर कौन हो सकता है। इटली के अंदर चाहे वो इस्लामाबाद एम्बेसी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे कोई भी एम्बेसी हो, ये बात मेक श्योर रखिएगा कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो ब्लड रिलेशन ही स्पॉन्सर हो सकता है। इसके अलावा आपका स्पॉन्सर कोई भी चाचू मामू, कोई कज़न, कोई नहीं हो सकता। फर्स्ट थिंग ये होगी। सेकंड थिंग कि अक्सर लोग इस चीज़ को जो है वो देखते हैं कि शायद क्या हम बाहर से पैसे लेके उसको मैनेज कर सकते हैं। तो भाई क्लियरली बात है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। अच्छा, फर्स्ट थिंग तो ये है कि यार देखेंगे जो आपका स्पॉन्सर होगा वो आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए। उसके अलावा आपका कोई स्पॉन्सर नहीं हो सकता। आपका भाई, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपके फादर, ये आपके स्पॉन्सर आपको कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर बैंक स्टेटमेंट कितनी पुरानी होनी चाहिए। देखें, इसमें जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम से कम आपकी 3 माह मिच्योर होनी चाहिए, लेकिन बेटर ये कि आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएं। अच्छा, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स ये भी परेशान होते हैं कि यार जो हम स्टेटमेंट लगा रहे हैं, जो स्पॉन्सर हमारा कर रहा है, हमें हमारे फादर है, मदर है या भाई है, कोई भी है, उसको कैसे मैनेज करना है। देखें, अगर तो आपका बिजनेस वगैरह है तो आपके रिटर्न्स जो हैं वो बिजनेस रिलेटेड होने चाहिए। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आपका कोई भी अपना छोटा सा बिजनेस है तो उससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो कम से कम 6 माह मिच्योर होनी चाहिए। और उसके अंदर स्टूडेंट इसको भी लेकर परेशान होते हैं कि जो पैसे हैं वो फ्रीज करवा दें या वो रनिंग में होने चाहिए। देखें, जो आपका अकाउंट होना चाहिए ना, हम इसमें एक डॉक्यूमेंट इनको देते हैं, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन होती है कि ये अकाउंट कब से ओपन है और इसकी क्या क्या इसके अंदर कब से पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं और इन्होंने पैसे कब से इसको मिच्योर किया हुआ है। तो आपका जो कम से कम अकाउंट है ना, बेहतर यही है कि वो कम से कम 1 से 2 साल पुराना होना चाहिए। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अगर आपने न्यू अकाउंट भी बनवाया तो कम से कम फिर 6 माह मिच्योर होना चाहिए आपका अकाउंट। ये चीज़ आप मेक श्योर कर लें। ठीक है, एक तो आपका कम से कम 1 से 2 साल आपका अकाउंट जो है वो पुराना होना चाहिए और उसकी जो आपने स्टेटमेंट लगानी है वो तकरीबन 6 माह की स्टेटमेंट लगानी है। और उसके अंदर जो आपने उसका बैंक जो मैनेज सर्टिफिकेट होता है वो जब लगाएंगे तो उसके अंदर आपने मेक श्योर ये करना है कि देखें, हमें यहाँ पर तकरीबन 2.5 मिलियन की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तकरीबन 6200 से लेकर 7200 यूरो तक हमने इनको शो करवाना होता है। राउंड पर 20 लाख बनता है, लेकिन 2.5 मिलियन इनफ होती है। देखिए, इटली के अंदर जब भी आपने स्टेटमेंट शो करवानी है तो मेक श्योर काइंडली ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि जब आप स्टेटमेंट शो करवा रहे हैं तो उसके अंदर जो पैसे पड़े हैं वो तकरीबन 3 माह के लिए रनिंग में हों, फ्री, मतलब इस सिचुएशन में हों कि ये नहीं है कि एकदम से 20 लाख निकल जाते, एकदम से 20 लाख आ रहा है, इस तरीके से नहीं है। मगर अगर आपने 25 लाख रिक्वायर होता है, कम से कम 15 से 20 लाख जो है वो मिच्योर होना चाहिए, वो पड़ा होना चाहिए। बाकी 5 लाख ही जो है वो कभी 2 लाख निकल रहा है, कभी आ रहा है। इस तरीके से ना जो बैंक स्टेटमेंट फ्लक्चुएशन आनी चाहिए, ताकि जब वो आपकी बैंक स्टेटमेंट उनके पास जाए तो वो ये समझें कि भाई ये जो बैंक स्टेटमेंट है किसी ह्यूमन की है, किसी जिंदा इंसान की है, ना कि रोबोट की है। ठीक है, कि किसी से पैसे लेकर रखे हुए हैं और वो ख़त्म हो गए। अच्छा, फर्स्ट थिंग तो होगी आपकी ये क्लियर कि आपने बैंक स्टेटमेंट कितने माह की रखनी है और कब तक रखनी है और कैसे इसको रखना है। सेकंड थिंग, आपने इसमें ये चीज़ को मैनेज करना होता है कि जब आपने बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवा दिए, लोग ये पूछते हैं कि वीज़ा रखने तक कब तक हमने रखने। देखें, जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता और जब तक आप कंट्री से फ्लाई नहीं करते, जब तक आपकी इमिग्रेशन क्लियर नहीं होती, जब तक आपका एयरपोर्ट क्लियर नहीं होता, तब तक आपको पैसे उसमें स्टेबल रखने चाहिए। ठीक हो गया। अब सेकंड थिंग ये आ जाती है कि स्टूडेंट पूछते हैं कि सर रिटर्न्स कैसे मैनेज करना है। देखें, रिटर्न्स के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी भी बनाई हुई थी। अगेन मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि जब आपने रिटर्न्स को मैनेज करना है, तो देखें हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता होता है।
तो हमने उस चीज़ को जो है ना मैनेज करना होता है कि हमने इस चीज़ को कैसे लेकर चलना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि जब आपने अपने रिटर्न्स मैनेज करने हैं तो आपने एक चीज़ देख लेनी है कि फाइनेंशियल ईयर को देखना है, ठीक है। क्योंकि देखें हमारी प्री इनरोलमेंट जो स्टार्ट होती है तकरीबन मार्च टू अप्रैल के दरमियान स्टार्ट होती है और वो क्लियर होते होते हमें मई पड़ जाता है, ठीक है। अब अगर हमें अपॉइंटमेंट मिलती है बिफोर मतलब कि 30 जून से पहले पहले, तो फिर तो उसमें जो आपका रिटर्न लगेगा वो पिछले साल का लगेगा। लेकिन अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है आफ्टर जुलाई, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने 2 रिटर्न शो करने हैं। लास्ट टाइम भी इसके ऊपर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो मैं इसलिए ये चीज़ मेक श्योर कर रहा हूँ। अगर आपको अपॉइंटमेंट आपकी आफ्टर जुलाई मिल रही है, 30 जून के बाद की मिल रही है, तो फिर आपने क्या करना है, और आपका रिटर्न ओपन हो चुका है, तो फिर आपने क्या करना है, एक आपने अपना 2023 और 2022 और 23 का एक अगर आपने लगा देना अपना, ठीक है, रिटर्न, और एक आपने 23 और 24 का रिटर्न लगा देना है, ठीक हो गया। जो 30 जून मतलब 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक का होगा, ठीक है, ये रिटर्न लगाना है। अब रिटर्न तो आपने लगा दिया, अब रिटर्न में मसला क्या आता है? रिटर्न में सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आप लोग जो करते हैं कि उसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते। मतलब कि बैंक के अंदर तो 20 लाख या 25 लाख पड़ा हुआ है, पर जो रिटर्न्स के अंदर है वहाँ पर वो टैक्स से बचने के लिए उसके अंदर वो पैसे शो ही नहीं होते। 10 से 12 लाख आपका रिटर्न में शो होता है और बाकी रिटर्न्स के अंदर कोई पैसे शो ही नहीं होते, जो कि सबसे बड़ा एलिगेशन बनता है और रिजेक्शन का बायस बनता है। अब सर आपने इसमें करना क्या है कि जो पैसे आपके अकाउंट में आए हैं वही आपके रिटर्न में शो होने चाहिए। स्टूडेंट इस बात से परेशान होते हैं कि सर अगर हमने 30 लाख रखवाया तो हमें 50,000 टैक्स पड़ जाएगा, हमने टैक्स नहीं देना, ये वो। देखें, टैक्स को हम दूसरे तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके तरीकेकार बहुत से मौजूद होते हैं। लाइक जो आपने टैक्स ऑलरेडी 1 साल के अंदर दिया होता है, उस टैक्स को आप जो है वो अपने टैक्स से कटवा सकते हैं। तो टैक्स का इतना इशू नहीं होता, क्योंकि देखें जो बंदा बाहर जा रहा है ना, उसको एक बात मेक श्योर करनी चाहिए कि इटली के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ आप अपने बैंक के अंदर शो करवा रहे हैं ना, जिस ट्रांजैक्शन से पैसे आ रहे हैं, उसी ट्रांजैक्शन से आपके रिटर्न्स के अंदर भी पैसे मौजूद होने चाहिए। अगर आप सैलरी पेशा अफराद हैं तो उस रिटर्न्स के अंदर ये मेंशन होना चाहिए कि भाई मेरी महीने की 1 लाख या 2 लाख सैलरी है, उसमें से मैं 1 लाख अगर महीने का बचा रहा हूँ तो 1 लाख मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। ये नहीं है कि एक इंसान कुछ खाते ही नहीं है, पीते ही नहीं है, ना उसका कोई एक्सपेंस है, सारे के सारे पैसे ही सेव हैं, सारी की सारी सैलरी जो आ रही है साल की, मतलब कि 2 लाख अगर महीने की कमा रहा है तो साल की 24 लाख ही सेव है। ऐसा नहीं होता भाई, बैसी वाले बड़े सियाने होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपने प्रॉपरली ये दिखाना है कि भाई मेरी इतनी सैलरी है, उसमें से मैं इतना एक्सपेंस करता हूँ, इतना मेरे बच्चों की एजुकेशन पे जाता है, इतना मेरा अपना एक्सपेंस है, इतना गाड़ी का, फ्यूल का, बिलिंग का, ये वो फलां, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। इस तरीके से जिन लोगों के रिटर्न्स मैनेज थे, किसी बंदे को इस रिटर्न्स के ऊपर रिजेक्शन नहीं थी आई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रिटर्न मैनेज करना है, ठीक हो गया। अब सेकंड थिंग ये है कि रिटर्न जब आप बनाएं तो वो एक पेज का ना हो, वो कम से कम, अगर आप 1 साल का रिटर्न शो करवा रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 पेजेस का हो। वो तभी बनेगा जब आप उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन शो करवाएंगे। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि भाई हमने इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। फर्स्टली तो आपकी बैंक स्टेटमेंट मिच्योर होनी चाहिए। दूसरा, जो रिटर्न बना रहे हैं वो मैनेजेबल होने चाहिए। अब तीसरा, लोग कहते हैं कि भाई अगर हम कहीं से पैसे बोरो कर लेते हैं तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखें भाई, अगर तो आप पैसे एक सीक्वेंस में बोरो कर रहे हैं, वो तो फिर आपको किसी भी तरीके से जो आपका स्पॉन्सर होगा उसका बिजनेस शो करवा के, कोई सैलरी स्लिप्स बनवा के, ठीक है, उस तरीके से वो पैसे आपको डिपॉजिट करवाने होंगे। एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड तरीका, जो लोगों को लास्ट टाइम बड़ी रिजेक्शन आई थी, हर बंदे ने एक ही कहानी पकड़ी हुई थी, गाड़ी बेच दी, प्लाट बेच दिया, गाड़ी बेच दी, प्लाट बेच दिया। भाई ऐसा नहीं करना। अगर आपने किसी रिश्तेदार से पैसे 20 लाख 30 लाख बोरो किया है तो उसका तरीक़ेकार ये है, अगर आपने अपना रिटर्न फर्स्ट बनाना है तो एक टाइम के ऊपर आप 2 रिटर्न बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप जो पहला रिटर्न बनाए उसके अंदर आप कुछ भी मैनेज कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। उसके अंदर आप अपने नाम के ऊपर कोई प्लाट शो करवाएं। हमने कौन सा उसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं प्लाट के, अपने नाम के ऊपर कोई प्लाट शो करवाएं, ठीक है, इतनी मालियत का था। फॉर एग्जांपल मैंने 15 लाख का एक प्लाट शो करवा दिया। अगर रिटर्न में आप वो प्लाट शो बेच दें 20-25 लाख का, ठीक है, अब होगा क्या कि एक्चुअल 15 लाख तो आपके एसेट में मौजूद था, ठीक है, बाकी जो 10 लाख आपके ऊपर गोयन आया वो आपका 25 लाख रुपए बन जाता है। तो इस तरीके से अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करके प्रॉपरली वो सेल रिसीट साथ में लगा के, वही चीज़ टैक्स रिटर्न में भी शो हो रही है कि जी प्लाट पहले मौजूद था, फिर उसको बेचा गया, उसका वो एक स्टाम्प पेपर लग गया, एफिडेविट लग गया, वो सारी चीज़ें जब आप उसके अंदर लगाएंगे, देन अगर आप इस तरीके से इसको मैनेज करेंगे तो आपको कभी भी डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर रिजेक्शन नहीं आ सकती, अगर आप इस तरीके से मैनेज करेंगे। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको
अपने एंड पे तो सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मेरे साथ जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर किसी का कोई इंडिविजुअल केस होता है, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर भी होता है, मेरी इंस्टा की आईडी भी होती है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, उसके ऊपर आप इंडिविजुअल भी अपना केस मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। काफ़ी क्रूशियल मैटर है तो इसको क्रूशियल ही लेकर चला करें, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करें। 2000 5000 का किसी से जाकर रिटर्न मत ऐसे बनवा लिया करें कि जी 5000 में रिटर्न बन जाता है, रिटर्न तो 2000 में बन जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ऊपर सिस्टम के साथ बैठ के सिस्टम के ऊपर डाटा पुट करते हैं, रिटर्न बन जाता है, लेकिन रिटर्न जस्टिफाई तरीके से बनाना एक टेक्निक है, उसके ऊपर वर्किंग किया करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मजीद इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।